हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अंशु, आपका मेंटोर। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे अपना आखिरी यूनिट अप्लाइड केमिस्ट्री का, यूनिट नंबर 5, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके सारे के सारे यूनिट आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यूनिट नंबर 1 आपका क्या था, आपको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट नंबर 2 क्या था आपका, वाटर। ठीक, यूनिट नंबर 3 क्या था आपका, इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, मटेरियल्स। यूनिट नंबर 4 क्या था आपका, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, इन सब की वीडियो मैंने आपको दे दी है। यूनिट नंबर 5 है आपकी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से समझना चाहेंगे तो बहुत आसान तरीके से समझ रखे हैं। और इस में जो मैंने पीपीटी बना रखी है, जो मैंने डेफिनेशंस ली है, जो मैंने समझाने का तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से अब मैंने समझा रखा है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है हम सभी से कि हाँ, मेरी वीडियो को आप 1.5x पे अगर देखते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर 1.5x पे करके देखते हैं। हालांकि आप नॉर्मल पे जैसे चल रहा है 1x पे वो करके चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन 1.5x पे करके देखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़त्म होगी और समझ में भी आएंगी। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा रहता है। ठीक, और भाई मेरे पास कुछ बोर्ड वगैरह नहीं है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड मेरे पास नहीं है कि मैं अपना फेस देख करके चलाऊं। अभी उसके लिए बहुत पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे तब मैं आ पाऊँगा। तो जो मेरे पास संसाधन है, आप लोग सपोर्ट अगर करेंगे तो भगवान की दया से वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए, और एक बात और, अगर जैसे ही मैं ये चैप्टर को ख़त्म करूँगा, ठीक है, मैं इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ यानी कि सारे के सारे यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, जितने ये पांचों यूनिट हैं, इन पांचों यूनिट के पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक रहेगी वो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक रहेगी। ठीक है, आप लोग वहाँ से जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद से ये पीडीएफ आप फ्री में बिल्कुल ले सकते हैं। कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। ये मेरी खुद की बनाई हुई है, बहुत अच्छी पीडीएफ है। आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर हैं, लेकिन अब मैंने भी इसमें कदम रखा है तो आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ूँगा। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, किसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? ऑक्सीडेशन का, ठीक है, रिडक्शन का एंड रिडॉक्स रिएक्शन का। हम पहले ही आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग 12th पास करके आए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, और रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। मुझे पता है अच्छी तरीके से कि आप लोगों को पता होगी। बट जो ये अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, इसको बहुत सारे 10th वाले बच्चे भी देते हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं मालूम है। हालांकि बेसिक डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो उसमें रहती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी इन्हेंस डेफिनेशन है, थोड़ी सी अच्छी है। ठीक, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए है, बाईलैंग्वेज है। आप मुझे मेरी क्लासेस देखते हैं कि मैं दोनों भाषाओं में पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है आपका, ये शब्द आपने कहीं सुन रखा है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, सुन रखा है बिल्कुल। उसी के सिद्धांत को हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, उसी के सिद्धांत को हमको आगे पढ़ना है, लेकिन रिएक्शन में। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहले क्या रखा है ना कि इन केमिकल रिएक्शन, मैंने अभी बोला ना रिएक्शंस में। देखिए होता क्या है
कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, ठीक, इस पॉइंट को नोट करिएगा, जबकि कुछ पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आपको पता है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ये बात आपको पता है अच्छी तरीके से। अब ये इलेक्ट्रॉन खो दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन खो दे रहा है, खो दे रहा है, ठीक, ये प्राप्त कर रहा है, ठीक है। अब कैसे होता है, आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ पहले, कि जैसे आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसके ऑक्टी-2 कंप्लीट होने के लिए आखिरी कक्ष में, ठीक है, क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ठीक है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपको पता होगा ऑक्टेट रूल मैंने यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया है, ठीक है। ऑक्टेट रूल में मैंने क्या बताया था कि आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये जाता है, तो ये ज़्यादा क्या करेगा, किसी को दे देगा, यानी कि खो देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन में क्या है भाई, वो भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा, यानी कि क्लोरीन का कितना होता है भाई, 17, यानी कि 2, 8 और 7। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 ये देगा नहीं ना, इसको एक की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आखिरी कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसका भी ऑक्टेट रूल इसका भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसी न किसी से उधार ले लेगा, तो ये प्राप्त कर रहा है। यही जो आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से पहली जगह आना, ठीक है। इसी पर आधारित सिद्धांत को, ठीक है, यह सिद्धांत ऑक्सीकरण या फिर अपचयन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर आधारित यह सिद्धांत, क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये इधर उधर हो रहे हैं उनके सिद्धांत पर, सॉरी, उन पे स्थानांतरण पर आधारित ये सिद्धांत क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इससे यह पहचानना आसान हो जाता है कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन। मतलब हमको इससे ये चीज़ मालूम चल जाएगा ना कि भाई हमको मालूम चल रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है। चलिए सर मुझे बता दीजिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, क्या बोला मैंने, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है। सिंपल, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। अब बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन है तो कैसे लूज कर रहा है, आप बात को समझिए। देखिए, द एटम और आयन दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, मतलब जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है वह ऑक्सीकरेट यानी कि ऑक्सीडाइज कहलाता है, जैसे सोडियम। अब देखिए सोडियम है आपका, ठीक, सोडियम क्या हुआ, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आया, ठीक है। कैसे आया, जब इलेक्ट्रॉन ये खो रहा है, खो रहा है कि नहीं खो रहा है, खोने का मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे रहा है, तो इसके साथ क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। मतलब जैसे ये आपका क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन Cl2 है, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चले गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या बन रहा है भाई, देखिए 2Cl-, ये आपका एलिमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 क्लोरीनिक मॉलिक्यूल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, यानी कि रिडक्शन कहते हैं। क्या लिख रखा है कि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु
आयन या अणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ऑक्सीडेशन में क्या करता था? इलेक्ट्रॉन लूज करता था। इसमें क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वह अपचयित यानी कि रिड्यूस्ड कहलाता है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड हुआ है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर क्लोरीन हुआ है। कौन सा हुआ है? तो क्लोरीन एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? हालांकि हम लोग ये जानते हैं बेसिक, लेकिन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना, सबसे पहले क्या होती है देखिए, अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या हुआ इसका समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। क्या बोला मैंने? रेडॉक्स रिएक्शन बराबर मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कहते हैं क्या। ठीक है, इसका मतलब समझिए, मतलब कोई ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम जानते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हालांकि इसके बारे में मैंने डिटेल अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। ठीक है, बराबर हमको क्या मिलता है? बराबर हमको प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए हम जानते हैं Zn प्लस CuSO4, ठीक है, गिव्स Zn क्या करेगा? Cu को रिप्लेस करेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब आपने एक चीज देखा यहां पे, Zn क्या है? Zn आकर के SO4 में जुड़ गया, यानी कि Zn का यानी कि जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आप यहां पे देख रखे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जो है प्लस में है, दो इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा क्या करेगा? देगा। देगा, अब भाई देगा तो तभी तो किसी के साथ जुड़ेगा, शेयरिंग करेगा ना। ठीक है, जिसको दे रहा है, क्योंकि आपको पता है SO4 दो निगेटिव होता है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? ठीक है, अब कॉपर के साथ क्या हो रहा है? कॉपर के साथ दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक, तो इसके क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, आप देख रहे हैं। ठीक, Zn प्लस CuSO4 आप इसको देख ही लिए। ठीक है, ये हालांकि जो एग्जांपल्स हैं, ये आप एग्जांपल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्जांपल को नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आएंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्हीं के सीरियल वाइज कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण किस में हो रहा है और अपचयन किस में हो रहा है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पहले वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे वाले में रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अभी मैंने आपसे बोला ना कि अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक, चलिए, जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है। क्या बोला मैंने? जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। क्या मैंने बोला? स्वयं अपचयित हो जाता है, उसे ऑक्सीकरण पदार्थ यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे क्लोरीन, KMnO4, ठीक है, K2Cr2O5 HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, ठीक है, क्या बोला मैंने कि द सब्सटेंस विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख रखी है, यानी कि जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, मतलब ऐसा पदार्थ जैसे कि ये क्लोरीन हो गया, ये क्या करता है? किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करेगा,
करेगा कि नहीं करेगा, करता है, और स्वयं अपचयित हो जाता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। आपको पता है ना भाई, क्लोरीन क्या है, हमारा निगेटिव आता है, ये रिड्यूस होता है कि नहीं होता है, रिड्यूस होता है कि नहीं होता भाई बताइए, होता है ना, ठीक है, स्वयं रिड्यूस हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यानी क्लोरीन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होता है कि जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का अपचयन करता है, ध्यान रखिएगा, उसमें क्या करता था, कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता था, इसमें क्या कर रहा है, इसमें अन्य पदार्थ का अपचयन कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है, जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का अपचयन करता है और स्वयं ऑक्सीकरित हो जाता है, उसे अपचायक पदार्थ या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या हैं, आपके एग्जाम्पल हैं रिड्यूसिंग एजेंट के, ठीक है। फिर से मेरी बात को समझिएगा कि जैसे आपका, अच्छा सोडियम का मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बता रखा था ना, Na+ होता है, ठीक, ये क्या हो जाता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक, खो देता है, ठीक, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा क्यों काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि खुद ये ऑक्सीकरित हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, अभी मैंने आपको बताया, और जो इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है वो क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कि अपचायक हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार इसका समरी पढ़ लेते हैं। अभी अभी हमने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना। रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ये दोनों रिएक्शन ऑकर होती हैं, आपको पता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग कॉज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, आपको पता है। और जस्ट इसका उल्टा किसमें होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में होता है, मतलब कि दूसरों का ऑक्सीकरण करता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। और अपचायक में क्या होता है, दूसरों का अपचयन करता है और स्वयं ऑक्सीकरित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, फैराडेज लॉस, न्यूमेरिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, और डेफिनेशन जो रहेंगे, उनके टर्म्स जो रहेंगे, और ये फैराडेज लॉस, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसमें समझा रखा हूँ, ठीक है। और इनके कुछ एप्लीकेशन हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। क्या जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने या पिघलने पर आयनों के रूप में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है कि अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और मोल्टेन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, कि मतलब एक पदार्थ है जो पानी में घुलने या फिर पिघलने के बाद आयन के रूप में, किसके रूप में, आयन, आयन मतलब प्लस माइनस के रूप में विद्युत धारा का संचालन करता है। किसका संचालन करता है, विद्युत धारा का, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का संचालन करता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे NaCl, H2SO4, NaOH, CuSO4, ठीक है। आपको पता है ना कि जब ये घुलेगा Na+ Cl नेगेटिव होता है ना, तो ये जो आयंस हैं आपके, ठीक है, ये किसके जैसा बिहेव करेंगे, इस किसका संचालन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का। किसका संचालन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का। जब ये संचालन करेंगे, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यानी गैर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन इज एक्वस सोल्यूशन और मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलने या पिघलने पर विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको पता था ना, 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी शायद, तो आपको वो जो रैंचो रहता है वो जानता है कि सॉल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपको पता है ना, जो सॉल्ट वाटर यानी कि
जो नमक वाला पानी होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेकिन क्या शुगर होता है, आपने वो पिक्चर देखी होगी ना, ठीक है, वो कहाँ से आया है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट से आया है। उसको पता था कि NaCl में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और मैं इसको घोलूंगा अगर, तो इसके जो आयंस रहेंगे वो किसका संचालन करेंगे, विद्युत धारा का संचालन करेंगे। किसका संचालन करेंगे, विद्युत धारा का संचालन करेंगे। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद विद्युत धारा का संचालन नहीं करता है, ठीक है, विद्युत धारा का संचालन नहीं करता। बोलेंगे सर कैसे, जैसे देखिए आपका शुगर, शुगर मतलब चीनी। अभी मैंने आपका नमक का एग्जांपल लिया, ठीक है, नमक भी भाई चीनी के जैसा ही कुछ दिखता है, छोटे छोटे एकदम क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, ठीक है। नमक भी आपका घुल जाता है और चीनी भी आपकी घुल जाती है, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब नमक आपका घुल रहा है, चीनी आपकी घुल रही है, नमक जब घुल रहा है यानी कि वो तो आयंस छोड़ रहा है, क्या चीनी आयंस छोड़ती है क्या, छोड़ती है क्या, नहीं छोड़ती ना। जब आयंस इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं चीनी में, तो क्या इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का संचालन होगा या विद्युत धारा का संचालन होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये किसके एग्जाम्पल में आते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे चीनी हो गया, अल्कोहल यानी शराब हो गई, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, अब हमारा आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन होता क्या है। देखिए आप कहेंगे सर एक लाइन में आपने डेफिनेशन लिख रखी है, बिल्कुल बिल्कुल लिख रखी है। सबसे पहले आप ये जानिए तो कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। जब तक आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, तब तक आप उसकी डिटेल को कैसे पढ़ेंगे। और जैसे ही आपको मालूम चल गया इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, आप तुरंत गए इलेक्ट्रोलिसिस हैज टू टाइप्स, तुरंत आपने कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखा, डेफिनेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्या है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के घोल को, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, क्या इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है भाई, उनके आयन क्या करते हैं, विद्युत धारा यानी कि करंट, करंट यानी कि आई का संचालन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के घोल या पिघले हुए रूप में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे आयनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट का घोल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का घोल है, ठीक, उसमें जो विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे यानी कि विद्युत धारा हम पास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसमें पास करेंगे तो जो उसके आयन रहेंगे, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया सॉल्ट लिया, ठीक है, सॉल्ट लिया, एक बीकर यहाँ लिया, ठीक, बीकर में हमने ऐसे पानी भर के सॉल्ट ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया। और अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो इनके जो आयन है यानी कि NaCl, जो इनके जो आयन है वो Na+Cl निगेटिव में जाएंगे, ठीक है, विभाजित हो जाएंगे। तो ये जो विभाजित हो रहे हैं, ठीक है, इनके जो आयंस ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, आयनों का जो विभाजन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन, ठीक है। विद्युत अपघटन क्यों, क्योंकि इसको विद्युत द्वारा अपघटित कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडेज लॉ, ठीक है, चलिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले फैराडे के दो लॉ थे, आपको मैं बता दूं एकदम अच्छी तरीके से। फैराडेज ने दो लॉ दिए थे, ठीक है, लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2। तो लॉ नंबर 1 इनका क्या था, यानी कि फैराडे का पहला नियम कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे का पहला नियम कहते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जिसको हम लोग किससे, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity pass through the electrolyte, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जब ये जो W है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q के, है कि नहीं है।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका? क्यू। क्यू क्या है आपका? एक तरीके से चार्ज है कि नहीं है? ठीक है, चार्ज का फ्लो होता है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, यानी कि जो आप का W है, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इन कूलम्स के। चार्ज की यूनिट आपको पता है ना किसकी होती है? कूलम्स होती है। उसी को, वही हमारा क्या नियम कहलाता है? फराडे का पहला नियम कहलाता है। इसका सूत्र क्या बनता है? W इज इक्वल टू जेड क्यू। W इज इक्वल टू जेड क्यू, जबकि ये क्या है? W है, ये क्या है? Q है, ये क्या है? Z है। ठीक है, ये क्या है? Z है, ये क्या है? Q है, ये क्या है? W है। ठीक है, W इज इक्वल टू जेड क्यू, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था आपका फराडे का पहला नियम। आगे बढ़ते हैं। फराडे का सेकंड लॉ क्या कहता था? फराडे का सेकंड लॉ सीधा कहता था कि W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। अब बोलेंगे सर ये क्या आपने लिख दिया? समझिए, जब समान मात्रा की विद्युत विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटों से प्रवाहित की जाती है, क्या बोला मैंने? जब समान मात्रा की विद्युत विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटों से प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निष्पेक्षित पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ठीक है सर, अभी आपने क्या बोला नहीं समझे। यानी कि कहने का मतलब है W1 E2 बराबर W2 E1, यानी कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहां पे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? E1 एंड E2 हुआ कि नहीं हुआ? इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। मास ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ? W1 एंड W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। अब जब केमिकल इक्विवेलेंट वेट आपका सब बराबर होगा, सॉरी इक्विवेलेंट वेट है ये आपका, ठीक है, ये नहीं है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी समानुपाती होगा, तो क्या आएगा ये? W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, अब इसमें मासेस ऑफ सब्सटेंस क्या है? W है, इक्विवेलेंट क्या है आपका? इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस E1 E2। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी कि फिर से समझिए कि इस फराडे का सेकंड लॉ क्या था कि जब समान मात्रा की विद्युत विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटों से प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निष्पेक्षित पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को बस याद रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये क्या लिखा हुआ है? W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बीच रिलेशन क्या है? ठीक है, चलिए समझते हैं। रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड टाइम आप जानते हैं बेशक, Q इज इक्वल टू IT। इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सबने पढ़ रखा है। ठीक है, Q क्या है आपका? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कूलम्स में, करंट है, T से टाइम है। ठीक है, एक फराडे बराबर कितने कूलम होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक फराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्स। क्या होता है? 96,500 कूलम्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये एक न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है, इसको आप लोग जरा सॉल्व करके मुझे बताइएगा। ठीक है, हालांकि मैंने सॉल्यूशन इसका दे दिया है, सॉल्व करके बताइएगा। W इज इक्वल टू ZIT कहाँ से आ गया भाई? आपको मैंने अभी बताया था W इज इक्वल टू ZQ। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से पता है Q बराबर क्या होता है भाई? Q बराबर होता है IT। ठीक, तो W बराबर क्या हो गया? ZIT। ठीक है, ZIT। अब आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, ECE दे रखा है कॉपर का ग्राम उसमें कॉपर का दे रखा है, कितना है भाई? 0.000329 ठीक, और कितना करंट कितना दे रखा है? करंट आपका दे रखा है 2 एम्पियर का। ठीक है, करंट यानी कि I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर दे रखी है। ठीक, और करंट पास, कैलकुलेट द मास, आपको मास फाइंड करना है यानी कि W फाइंड करना है। ठीक, और आपका टाइम कितना दे रखा है? 30 मिनट्स दे रखा है। ठीक है, और बाकी आपका Z की वैल्यू कितने दे रखी है? इसी
जेड की वैल्यू आपको दे रखी है 0.000329 ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिए, सीधा मल्टीप्लाई कराना है, जो टाइम है उसको मिनट में जो है उसको सेकंड में चेंज करिए। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना आंसर आप लोग का आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कि विद्युत अपघटन के औद्योगिक उपयोग। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो चीज़ें चल रही हैं इन चीज़ों को अगर आप 2 बार देखना चाहें या पीडीएफ से दोबारा पढ़ना चाहें तो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और कल आप लोगों को सारी पीडीएफ, कल शाम तक आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अच्छा हाँ, क्या था हमारा टॉपिक? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, विद्युत अपघटन के औद्योगिक उपयोग। जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, औद्योगिक उपयोग क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इलेक्ट्रो मेटलर्जी, ठीक है, विद्युत धातु विज्ञान भी इसको कहते हैं, ठीक। क्या है ये? जब धातुओं को उनके पिघले हुए अयस्कों से विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को विद्युत धातु विज्ञान यानी कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। मतलब जो धातु है, ठीक है, उनके पिघले हुए अयस्क, अयस्क का मतलब होता है ओर्स, ठीक है, अयस्क का मतलब होता है ओर्स, उनके पिघले हुए अयस्क का विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है। उसके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे NaCl से सोडियम, ठीक है, और इससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ाता है। ये मैंने आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पढ़ाया था, मेटलर्जी, आपको याद होगा, ठीक है, कि Al2O3 से हम लोग एल्युमिनियम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कौन से प्रोसेस से निकालते हैं, किस प्रोसेस से एल्युमिनियम का Al2O3 से निकालते हैं प्योर एल्युमिनियम, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए किस प्रोसेस से निकालते हैं, ठीक है, प्रोसेस, किस विधि के द्वारा प्योर एल्युमिनियम निकलता है मुझे बताइएगा, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? किसी धातु की वस्तु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने। अब कोई धातु है, ठीक है, मान लीजिए कोई धातु है, अब उसी धातु पर किसी दूसरे धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, यानी कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यह वस्तु को जंग से बचाने और सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि कटलरी पर चांदी की परत, जैसे कटलरी, कटलरी मतलब समझ रहे हैं, जैसे कटोरी हो गया, चम्मच हो गया, उस पर आप देखते हैं ना जो इनग्रेविंग हो रखी है, कभी सिल्वर की इनग्रेविंग होती है, कभी किसी चीज़ की इनग्रेविंग होती है, उससे क्या होती है? उससे सुंदरता बढ़ती है, ठीक है, और जंग वगैरह उन सारी वस्तुओं पर नहीं लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था? इलेक्ट्रोमेटलर्जी था, और दूसरा हमारा क्या था? इलेक्ट्रोप्लेटिंग था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा इंडस्ट्रियल यूज में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, विद्युत परिशोधन। क्या था? किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को, किसी अशुद्ध धातु को, ठीक है, किसी अशुद्ध धातु को, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, हाँ फिर से पढ़ते हैं इसको। किसी अशुद्ध धातु को, मैंने क्या बोला? किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विद्युत परिशोधन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं। जैसे तांबे का परिशोधन, सॉरी हिंदी थोड़ा सा होता है, ठीक है, कैसे होती है? देखिए इसको मैंने इंग्लिश में ले रखा है, ठीक। अशुद्ध तांबा एनोड, शुद्ध तांबे की प्लेट कैथोड पर। कैसे है समझिए। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। कैसे हो रहा है? कि रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखिए, इम्प्योर कॉपर इज यूज्ड एज एनोड, ठीक है। जो इम्प्योर कॉपर होता है वो कैसे यूज होता है? एनोड के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन जो प्योर कॉपर होता है उसको कैसे? कैथोड के रूप में यूज करते हैं, ठीक। देखिए, जो कैथोड पर है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये प्योर है, और एनोड पे क्या है? इम्प्योर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, मतलब रेडॉक्स अभिक्रियाओं का उपयोग विद्युत रासायनिक कोशिकाओं में। ठीक, बोलेंगे सर बड़ा लंबे लंबे टॉपिक हैं यार, इसमें क्या किया जाए। लंबे लंबे टॉपिक है, रहने दीजिए, केवल एप्लीकेशन ही तो हमको पढ़नी है, हम तो बेसिक जान ही रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, और हम तो सारे टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है ये कि देखिए, जो विद्युत रासायनिक कोश, ठीक है, क्या बोला मैंने, विद्युत रासायनिक कोश ऐसे उपकरण हैं, क्या, विद्युत रासायनिक कोश ऐसे उपकरण हैं जो ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या इसके विपरीत परिवर्तित करते हैं। बहुत अच्छा इसने डेफिनेशन लिख रखा है। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल्स होते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में देखिए, इंग्लिश में कितनी सिंपल भाषा लिखी है कि आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एक सेल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, ये आपका, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी जो है इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आपको पता है। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बैटरी, आपको पता है ना, बैटरी, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में जा रहा है, केमिकल एनर्जी में जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, एक डिवाइस है जो आपका क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी सेल होती हैं आपको पता है। ठीक है, प्राइमरी सेल हो गई, सेकेंडरी सेल हो गई, सोलर सेल हो गई, फ्यूल सेल हो गई, इन सारे सेलों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहली सेल है हमारी प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का ये फिगर मैंने बना रखा है, आप लोग देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्राथमिक कोश वे होते हैं, सेल्स मतलब वो होते हैं जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। क्या बोला मैंने, मतलब प्राइमरी सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। प्राइमरी सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज, मतलब दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते। यानी कि एक बार इसकी रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो गई तो फिर वह अनुपयोगी हो जाता है। मतलब जैसे आपका बैटरी, रिमोट में बैटरी लगती है आपके, ठीक है, रिमोट वाली बैटरी, रिमोट बैटरी, ठीक है, रिमोट वाली जो बैटरी होती है, उसका एक बार बैटरी डाउन हो गई तो क्या दोबारा आप उसको चार्ज कर पाते हैं क्या, चार्ज कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते ना। तो वो कौन सी सेल कहलाती है, वो प्राइमरी सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइमरी सेल कहलाती है, जिसको हम लोग ड्राई सेल यानी कि सूक्ष्म कोश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी संरचना आती है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा और इसके फिगर को भी देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट दे रखी हैं। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन में मेन चीज़ें क्या है, एनोड जो कि जिंक कंटेनर है, एक्ट एज निगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड कार्बन रॉड किसके द्वारा सराउंडेड रहेगा, MnO2 को, ठीक है, और कार्बन पाउडर के उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या रहेगा, पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। उसके बाद क्या रहेगा, सेपरेटर जो कि पोरस पेपर से लपटा हुआ रहेगा। ठीक है, इनकी रिएक्शन क्या होती है समझिए। देखिए Zn, ये ऐसे लिखा हुआ है, Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये अब रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ये कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये एनोड पे हो गई। कैथोड पे क्या हो रहा है भाई, कैथोड पे आपका हो रहा है 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। अब कैथोड पे आपकी ये रिएक्शन होती है किसमें, प्राइमरी सेल में। ठीक है, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या है,
जिंक से इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से होकर के कार्बन रॉड तक जाते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, किससे? जिंक से इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से होकर के कहाँ जाती है? कार्बन रॉड तक जाती है। कहाँ तक जाती है? कार्बन रॉड तक। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है ये कार्बन रॉड है आपकी। ठीक है, ये देखिए मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये बाहरी परत, जिंक कंज्यूम्ड है ना। ठीक है, ये बाहरी परत से यहाँ से आपकी कहाँ जा रही है? ठीक है, कार्बन रॉड पे जा रही है। कार्बन रॉड पे जाने के बाद से क्या हो रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, चलिए अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? फीचर इसके अच्छे अच्छे क्या है? जैसे पोर्टेबल, बहुत छोटे होते हैं, चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, टॉर्च वगैरह में, घड़ी वगैरह वगैरह में, रेडियो वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल होता है, मतलब इसको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। क्या बोला मैंने? दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ये प्राइमरी सेल के मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको। ठीक है, कि प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रीचार्ज्ड। ओके, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर इसकी रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो गई, उसके बाद से क्या होता है? ये अनुपयोगी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होती है? ये फिगर आप देख लीजिए। ठीक है, सेकेंडरी सेल भी उस तरह, ये रिचार्ज किए जा सकने वाले कोष हैं। क्या बोला मैंने? ये रिचार्ज किए जा सकने वाले कोष हैं, यानी कि रिचार्जेबल सेल है। प्राइमरी सेल आपकी नॉन रिचार्जेबल है और सेकेंडरी सेल आपकी क्या है? रिचार्जेबल है। ठीक है, इनमें बनी हुई उत्पादों को विद्युत धारा उल्टी दिशा में प्रवाहित करके पुनः अभिकारकों में बदला जा सकता है। दैट मीन्स कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, जैसे आपके घर में इन्वर्टर वगैरह होता है। ठीक है, क्या होता है? इन्वर्टर होता है ना। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसको आप लोग रिचार्ज कर लेते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? क्योंकि इनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, करंट पास होता है। करंट जैसे ही पास होता है वो रिवर्ट डायरेक्शन में चला जाता है। उससे क्या होता है कि बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है? बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सेम, जैसे एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है? ये रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या है? पीबी प्लस SO4 2 माइनस गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है भाई? इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये आपके रिएक्शन है कैथोड पे और एनोड पे। इनका ओवरऑल रिएक्शन ये लिख रखा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग रिचार्जिंग दिस रिएक्शन इज रिवर्स्ड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जब ये चार्ज होती है, चार्ज होने के बाद से इसमें जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होती है? ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर्स में, यूपीएस सिस्टम में इनका हम लोग यूज़ करते हैं। किसका? सेकेंडरी सेल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल का। ठीक, सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं, आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया है। ये फिगर आपको अगर आता है तो एग्जाम में आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगर प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल के बारे में आता है तो ये फिगर आप एग्जाम में बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है हमारा फ्यूल सेल। क्या आता है? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? ईंधन कोश ऐसे विद्युत रासायनिक कोश हैं जो लगातार दिए जाने वाले ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली। क्या करता है? कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई फ्यूल लाइक जैसे हाइड्रोजन, मीथेन इज डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब इसका क्या हुआ कि सर, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा विद्युत रासायनिक कोष जो लगातार जिसको ईंधन मिलता है, ठीक है,
उसकी रासायनिक ऊर्जा को वो सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल सेल्स कहते हैं, यानी कि ईंधन कोष कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, ये इसका फिगर बन रखा है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इनके रिएक्शंस हैं। ये कहाँ यूज होता है, यूज इन स्पेसक्राफ्ट, सबमरीन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, चलिए ये क्या रिएक्शन लिखी हुई है मैं बता दे रहा हूँ। 2H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड की रिएक्शन क्या है भाई, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस। ओवरऑल रिएक्शन क्या दे रखी है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ये है आपकी फ्यूल सेल। फ्यूल सेल फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या है आपकी फ्यूल सेल, यानी कि ईंधन कोश क्या है आपकी, जो ऐसे विद्युत रासायनिक कोश हैं जो लगातार दिए जाने वाले ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान रखिएगा, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर सेल आप सभी लोग जानते हैं भाई। सोलर सेल क्या होता है, एक तरीके का सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, किसका बना होता है, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। क्या होता है, सौर कुछ सौर ऊर्जा प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको पता है ना, ये देखिए सोलर पैनल आपने देख रखा है कभी ना कभी, हाँ, स्ट्रीट लाइटों पे लग रखा है। बहुत लोग तो निकाल ले जाते हैं इसको, अपने घर में लगा लेते हैं। ठीक है, खैर ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। सोलर पैनल का काम क्या होता है कि ये सन के रेडिएशन से एनर्जी लेता है। ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहाँ कहाँ इसका यूज होता है भाई, कैलकुलेटर, सैटेलाइट, ट्रैफिक लाइट, सोलर पैनल्स में। ठीक है, चलिए क्या होता है, जो सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जिसमें अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। ये होती है हमारी सोलर सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कोरिजन ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं का क्षरण, यानी कि संक्षारण कह सकते हैं इसको। क्षरण लिख गया है, क्षरण भी सही वर्ड है, संक्षारण भी आप लिख सकते हैं। ठीक, क्या है ये, चलिए, धातु का धीरे धीरे नष्ट होना उसके वातावरण के साथ रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्षरण या कोरिजन कहलाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपका जो आयरन होता है, लोहा, ठीक है, लोहा कब खराब होता है, जब तक उस पर रस्ट ना लगे, जब तक उस पर जंग वगैरह नहीं लगती, संक्षारण वगैरह नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही रस्टिंग वगैरह स्टार्ट होती है, संक्षारण वगैरह स्टार्ट होता है, आप देखते हैं कि वो जो लोहा होता है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक टाइम पे धीरे धीरे इतना ज़्यादा खराब हो जाता है रस्टिंग कारण कि सड़ जाता है, और वो ईजिली ब्रेक हो जाता है, ईजिली टूट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिजन, कितने टाइप्स के होते हैं क्षरण। ठीक, सबसे पहला है केमिकल कोरिजन। ठीक, केमिकल कोरिजन क्या है भाई, रासायनिक क्षरण। कैसे होता है, धातु की सतह पर गैसों या तरल पदार्थों का प्रत्यक्ष रासायनिक आक्रमण से होता है। कैसे होता है, और ड्यू टू द डायरेक्ट केमिकल अटैक ऑफ गैसेज और लिक्विड ऑन द मेटल सरफेस। इस डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा ना कि जो मेटल सरफेस है, यानी कि धातु की जो सतह है, ठीक है, धातु की जो सतह है उस पर डायरेक्ट आपका केमिकल अटैक होता है, चाहे गैसेस का चाहे लिक्विड का। ठीक है, उससे क्या होता है, केमिकल कोरिजन यानी कि रासायनिक क्षरण होता है। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इन मॉइस्ट एयर फॉर्मिंग Cu कॉपर ऑक्साइड, या फिर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, टार्निशिंग मतलब होता है सिल्वर का काला पड़ जाना। ठीक है, काला पड़ जाना। ठीक, चलो दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन, विद्युत रासायनिक क्षरण। क्या होता है भाई, जब धातु सतह किसी विद्युत अपघटक यानी जैसे
लवण युक्त जल के संपर्क में होती है और गैल्वेनिक कोश की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, गैल्वेनिक कोश का मतलब होता है गैल्वेनिक सेल, यानी कि व्हेन द मेटल सरफेस इज इन द कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे कोई मेटल सरफेस है वो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लीजिए सॉल्ट वोल्ट के कंडक्ट में आ गई, ठीक है, जैसे सॉल्ट के कंडक्ट में, जैसे इसमें देखिए लिख रखा है लाइक कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट, जिसमें आपकी नमक की मात्रा रहती है, उसके अगर कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और अगर गैल्वेनिक सेल जैसे ऐड करता है तो ये कौन सा क्षरण कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कि विद्युत रासायनिक क्षरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयर इन मॉइस्ट एयर। ठीक, चलिए, मॉइस्ट एयर का मतलब होता है नम हवा, नम हवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोलिजन, क्षरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं भाई? आइए जान लेते हैं। ठीक है, क्षरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्योरिटी ऑफ मेटल, धातु की शुद्धता क्या करती है? इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस कोलिजन। ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर, हाई ह्यूमिडिटी एक्सेलरेट द, मतलब जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी संक्षारण उतना ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, बढ़ेगा, त्वरण उसका उतना बढ़ेगा। तापमान का क्या इम्पैक्ट होता है? हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस कोलिजन रेट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा, कोलिजन रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। पीएच वैल्यू का क्या इम्पैक्ट होता है? एसिडिक मीडियम इनहेंसेस कोलिजन। इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्लीय मीडियम होते हैं, ठीक है, जो अम्लीय मीडियम होते हैं वो कोलिजन यानी क्षरण को इनहेंस करते हैं और ज़्यादा एक्टिव करते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रमोट रस्टिंग। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में लोहे पे क्या होती है? रस्टिंग होती है। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का इम्पैक्ट है, जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी हाइयर रहेगी उतना ज़्यादा कोलिजन यानी कि क्षरण आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर होते हैं आपकी क्षरण के दर को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन, यानी कि अब हम लोग इस कोलिजन को, क्षरण को कैसे रोकथाम करेंगे, कैसे बचाव कर सकते हैं? तो सबसे पहला है हमारा इंटरनल प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि आंतरिक रोकथाम उपाय। ठीक, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहले शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन करते हैं। धातु में उपस्थित अशुद्धियां क्षरण बढ़ाती हैं, इसीलिए शुद्ध धातु का उपयोग करते हैं हम लोग। दूसरा, हम लोग एलॉय यानी मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन रेजिस्टेंट एलॉय, लाइक जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये सब हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि उस पर संक्षारण या फिर क्षरण ना हो सके। ठीक है, चलिए, तापमान उपचार, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सही तापमान उपचार धातु के दोनों को परिष्कृत करता है और तनाव कम करता है, यानी कि प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट रिफाइंस ग्रेन्स एंड रिमूव इंटरनल स्ट्रेस रिड्यूसिंग कोलिजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एक्सटर्नल प्रिवेंटिव। अब हम लोग बाहरी रोकथाम उपाय कैसे अपना सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले होती है मेटल की कोटिंग। आपको पता है ना, कोटिंग पे कोटिंग की जाती है तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैंने अभी आपको बताया था ना। हाँ, अब एनोडिक कोटिंग होती है। अ मोर एक्टिव मेटल इज कोटेड, ठीक है, चाहे Zn चाहे आयरन की कोटिंग कराते हैं, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कैथोडिक कोटिंग क्या होती है? अ लेस एक्टिव मेटल इज कोटिंग, जो बहुत ही कम एक्टिव मेटल होता है उसकी कोटिंग हम लोग कहते हैं, जैसे SN टिन हो गया, आयरन हो गया, जिसको हम लोग टिनिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद ऑर्गेनिक कोटिंग यानी कार्बनिक परतें, रंग, वार्निश, प्लास्टिक की परत चढ़ाते हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक, उसके बाद इनहेबिटर्स यानी कि अवरोधक, कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्रोमेट, फॉस्फेट्स क्षरण को रोकते हैं, यानी कि सर्टेन केमिकल्स लाइक सोडियम क्रोमेट, फॉस्फेट्स एडेड टू वाटर और ऑयल एक्ट एज इनहिबिटर्स और रिड्यूस कोलिजन। जो किन की तरह बिहेव करते हैं? इनहिबिटर्स की तरह बिहेव करते हैं और क्षरण को कम करते हैं, यानी कि रिड्यूस करते हैं। सो ये था आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं तेजी चल रहा था, ठीक है, आप लोग 1.5x पे करके देखेंगे तो और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टर्न से हमारे सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपको चाहिए रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस, मैं समझ जाऊंगा। सारे के सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पर चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो
ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।